प्रिय बच्चों, राधे देवी महाविद्यालय पिपराजाम कुशीनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर विषय हिंदी से हिंदी में हम लोग अध्याय 5 पढ़ रहे थे, जिसमें अनिवार्य संस्कृत के पाठों का अध्यापन, नीति श्लोकों को कंठस्थ कराना। इसमें आज हम लोग पढ़ते हैं अनिवार्य संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है संस्कृत के गद्य पद्य को पढ़ सुनकर समझना। संस्कृत में जो भी गद्य और पद्य हैं उनको सुनकर समझना। दूसरा है शब्दों, श्लोकों, वाक्यों, गद्यांशों, पद्यांशों आदि को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। यानी शब्दों को, श्लोकों को, वाक्यों को, गद्यांशों को, पद्यांश आदि को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। तीसरा है संस्कृत में छोटी छोटी कहानियों को सुनाना। संस्कृत में छोटी छोटी कहानियों को सुनाना। अगला है शब्द रूप एवं धातु रूप को शुद्ध रूप में लिखना। शब्द रूप और धातु को शुद्ध रूप से लिखना। पांचवा है हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना एवं स्वतंत्र रूप से 2-3 वाक्य लिखना। ठीक है, यानी हिंदी से किस में अनुवाद करना? संस्कृत में, और उनको स्वतंत्र रूप से 2-3 वाक्य को लिखना। अगला है अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए संस्कृत के शब्दों, वाक्यों, श्लोकों को शुद्ध वर्तनी में लिखना। तो ये हमारा अनिवार्य संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। अब हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत अध्यापन की विधियाँ। ये संस्कृत अध्यापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, जिसमें आपका पहला विधि है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में क्या बात कही जा रही है कि इस विधि में संस्कृत पढ़ाते समय अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति, शब्द रचना, विशेष अर्थ आदि की व्याख्या करता जाता है। अंत में पूरे पाठ का सारांश तथा अर्थ आदि बताता है। रचनाकार का परिचय भी दिया जाता है। किस विधि के अंतर्गत? व्याख्या विधि के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में क्या बात कही जा रही है कि इस विधि में अध्यापक पहले पूरे पाठ की विषय वस्तु को बताता है, तत्पश्चात महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करता है। यानी सबसे पहले वह पूरे पाठ की विषय वस्तु जो भी है वो उसको बताता है, उसके बाद महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करता है। अगला है व्याकरण विधि। व्याकरण विधि में संस्कृत शिक्षण की इस प्राचीन विधि में छात्रों को पहले संस्कृत व्याकरण के नियमों की जानकारी दी जाती है, उसके बाद भाषा पढ़ाई जाती है। यानी संस्कृत के व्याकरण की पहले जानकारी दी जाती है, उसके बाद संस्कृत भाषा को पढ़ाई जाती है। अगला है अनुवाद विधि। अनुवाद विधि यानी इस विधि में संस्कृत पाठ को मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ाया जाता है। यानी जो संस्कृत पाठ होगा उसको मातृभाषा में क्या किया जाएगा? अनुवाद किया जाएगा, और उसके बाद उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य संस्कृत अध्यापन में ध्यान देने योग्य बातें। इसमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान देनी चाहिए? पहला है अध्यापक स्वयं समुचित आरोह अवरोह, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, विराम चिन्ह आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ आदर्श वाचन करें। ये सारा काम किसका है? अध्यापक का। सबसे पहले अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उसे आरोह यानी उतार चढ़ाव, उसमें अनुस्वार, विसर्ग का प्रयोग, हलंत का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग को ध्यान में रखकर शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ आदर्श वाचन करना चाहिए। अगला है क्लिष्ट शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर पहले स्वयं उच्चारण करें, बाद में छात्रों से उच्चारण करवाएं, अंत में उनका अर्थ बताएं। यानी जो कठिन शब्द हैं
उनको सबसे पहले अध्यापक को क्या करना चाहिए, श्यामपट्ट पे लिखना चाहिए। उसके बाद उसका स्वयं उच्चारण बताना चाहिए, फिर उसके बाद छात्रों से उच्चारण करवाए और अंत में उन सभी का अर्थ बताना चाहिए। अगला है क्लिष्ट शब्दों का सामूहिक उच्चारण कराया जाए, यानी जो कठिन शब्द हैं उनको सामूहिक रूप से सभी बच्चों से क्या किया जाए, उच्चारण कराया जाए। अगला है नियमित गृह कार्य दिया जाए, यानी नियमित रूप से छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, इससे कुछ श्लोक हैं, जैसे क्या है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका अर्थ क्या हुआ कि कौवे जैसी चेष्टा यानी प्रयत्न हो, बगुले जैसा क्या हो, ध्यान हो, स्वान निद्रा, स्वान मतलब कुत्ता, यानी कुत्ते जैसी क्या हो, नींद हो, और कम खाना यानी अल्पाहारी मतलब क्या करना, कम खाना, गृह त्यागी यानी घर को छोड़ देना। ये सभी पांच लक्षण जो है वो क्या होने चाहिए, विद्यार्थी के अंतर होने चाहिए। ठीक है, यानी काक चेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा, प्रयत्न, वको ध्यानम यानी बकुले जैसा ध्यान, स्वान निद्रा कुत्ते की जैसी नींद, और अल्पाहारी यानी कम भोजन करना, गृह त्यागी यानी घर को छोड़ देना, विद्यार्थी पंच लक्षण, यानी ये 5 लक्षण किसके हैं, विद्यार्थी के होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, विद्वित्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। ठीक है, यानी विद्वान होना और राजा होना कभी भी समान नहीं है। वही बात यहाँ कहेगा कि विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, यानी विद्वान होना और राजा होना कभी भी समान नहीं है, क्योंकि राजा की पूजा तो केवल अपने ही राज्य में होती है। लिखा ना कि स्वदेशे पूज्यते राजा, यानी राजा की पूजा तो सिर्फ अपने ही राज्य में होती है। विद्वान सर्वत्र पूजते, जबकि विद्वान की पूजा सब जगह होती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 श्लोक हैं। इसी के आधार पर और भी श्लोक जो हैं आपके अध्याय के अनुसार आप उनको पढ़ लीजिएगा। तो अध्याय हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू।